राइट। तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रमेय। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ रहेगी, जो आयुर्वेद में 3 बेसिक चीजें बताई गई हैं, ट्राइपॉड, त्रयोपस्थम, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे आहार और निद्रा दो का बहुत ज्यादा रोल है प्रमेह में, ठीक है ना। अगर हमारा डाइट सही नहीं है, हमारा विहार, हम ज्यादा आलसी प्रवृत्ति में रहेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो हम प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको एक और बात बताऊं, प्रमेय अनुसंधान, ऐसा चरक ने अग्रय प्रकरण में बताया है। अनुसंगी का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसरण करे, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर। हमारे गुरुजी एक बहुत बढ़िया कहानी बताते हैं प्रमेय के निदान के लिए, बहुत अच्छा लगता है, सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि जो जिनको प्रमेय हो जाता है वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य है ही नहीं, वो देवता है। कैसे बताते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। प्रमेय का जो निदान बताया गया है आयुर्वेद में, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, ऐसा पढ़ते हैं ना, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम ओदक अनुप्रस पयांस नवान्न पानम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु अपकृच्य सर्वम। मतलब जो हमेशा आलसी प्रवृत्ति में, आस्या सुखम, जो हमेशा बिछौने पे लेटा रहे, सुखपूर्वक बैठा रहे, यदि वॉइस ब्रेक हो रहा है तो बाकी लोगों से कांटेक्ट करिए, हो सकता है आप कनेक्ट हो। बाकी सबको वॉइस आ रही है क्लियर? मैसेज टाइप करिए, बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अंजलि मिश्रा, नो सर, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हो सकता है अभी हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, कोई दूसरा होस्ट बन जाएगा तो हमको होस्ट बना देना। देखिए मेरा ब्रॉडबैंड शायद आ गया। अब आवाज आ रही होगी, आ रही है अब आवाज क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर। ब्रॉडबैंड चला गया था ना, तो वो जियो से चला रहे थे, जियो से आवाज क्लियर नहीं आती, अभी ब्रॉडबैंड आ गया, दिन भर में 1-2 बार धोखा देता। चलो, तो हम बात कर रहे थे प्रमेय की। अब क्या आपने सुना क्या नहीं सुना मुझे नहीं पता, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रमेय। प्रमेय के बारे में बताया गया है कि ये जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन आया है कि अगर हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहेगा तो हम प्रमेय की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आया हुआ है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम ग्राम में औदक आनो ब्रस्पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु कपकृत्य सर्वम। ऐसा निदान बताया गया है। मतलब जो हमेशा आस्या सुखम, हमेशा आलसी प्रवृत्ति का पड़े रहे, स्वप्न सुखम, हमेशा शयन करता रहे, सोता रहे, इन सबसे क्या होगा, कफ बढ़ेगा। कफ को बढ़ाने वाले ये निदान है। ग्राम में औदक आनुप्रस, इन सब के सेवन से भी कफ बढ़ता है, ठीक है ना। नवान्न पानम गुड़ वैकृतम, गुड़ से बनी हुई चीजें यानी मीठी चीजें जो बहुत सेवन करता है। प्रमेय हेतु कपकृत्य सर्वम, अभी आगे आएगा तो बताएंगे। तो प्रमेय अनुषंगड़ा नाम ऐसा भी चरक ने बताया है, अभी कहानी सुनिए। अनुषंगी का मतलब अनुसरण करने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसरण करने वाला, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्रमेय क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन यस इज, सर। यस सर। तो अनुषंगड़ा नाम ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुसरण करता है। एक बहुत अच्छा वाक्य गुरु जी जब बताते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रमेय जिसको हो गया वो मनुष्य नहीं, वो देवता तुल्य है। कैसे? भगवान शिव जी को देखते हैं, उनका निवास स्थान क्या है? हिमालय, बिल्कुल ठंडा ठंडा जगह है उनका, है ना। हिमालय में धुनी रमाए रहते हैं, हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं, न कहीं आना है न कहीं जाना है, हमेशा एक जगह पे आसन जमा के बैठे रहना है। ये तो ठंडी ठंडी जगह है हिमालय, तो शीत जगह पे क्या होगा, कौन सा दोष बढ़ेगा? कफ। तो ये भी तो प्रमेय का निदान हुआ। दूसरा देखिए, हमेशा एक जगह विराजमान है, कोई काम धाम नहीं है, चलना फिरना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, तो मतलब कोई विहार नहीं है उनका, एक ही जगह आसन है, ये भी डायबिटीज का निदान हुआ। रही सही कसर, माता गंगा ने पूरी कर दी, ठंडा ठंडा पानी सर से निकल रहा है, तो वो भी कफ को
मतलब सारे के सारे निदान कफ को बढ़ाने वाले, ठीक है ना, है कि नहीं। तो प्रमेह के सारे कारण, फिर उनके सुपुत्र गणेश जी लंबोदर, स्थूल पूरा स्थौल हैं, ओबीस, आपने देखा है। दूसरा उनका सवारी क्या है, मूषक है, वो भी कितना तेज चलता होगा आपको पता है। एक तो गणेश जी, ऊपर से मूषक की सवारी, कितना स्पीड में चलते होंगे सबको पता है। खाने के लिए क्या चाहिए उनको, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। एक तो मीठा मीठा लड्डू खा रहे हैं, संत करे सेवा, अपना काम अपने से नहीं करना है, जितने संत हैं उनके, है ना, शिव जी के जो गण हैं वही उनकी सेवा भी कर रहे हैं, या हम आप उनकी सेवा कर रहे हैं, संत कोई भी हो सकता है। मीन्स टोटली प्रमेय के सारे निदान। और अनुषंगी पिताजी से पुत्र में ऐसा माना जाता है, उनको क्या, कपित जम्बू फल चारु भक्षण, उनको कपित चढ़ाया जाता है। जाम्बो जामुन, आप जानते हैं जामुन को वातिक प्रमेह में दिया जाता है, या प्रमेह में जामुन को दिया जाता है, डायबिटीज में जामुन आप जानते हैं। फल चारु भक्षण, ये सभी फल जो होते हैं एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो कहीं न कहीं इससे भी ये प्रूव होता है कि गणेश जी को हो सकता है डायबिटीज प्रमेह रहा। उनका आहार है लड्डू, विहार क्या है, संत सेवा कर रहे हैं, ओबीज हैं, है ना, ये सभी कारण डायबिटीज की तरफ जाते हैं। शिव जी का हमने बताया, शिव जी को क्या चढ़ाते हैं, भांग हुआ, धतूरा हुआ, ये सब चढ़ाया जाता है। चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, तो ये सभी भी एंटी डायबिटिक हैं। भांग धतूरा भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी हैं। और ग्राम्य और नवान्न पानम गुड़ वैकृतम, उसके पहले आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम, दधी आया ना, तो शिव जी को दधी और दूध भी तो चढ़ाया जाता है, दूध से बनी हुई चीजें। तो सारे के सारे कारण अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं न कहीं लगता है कि अनुषंगी भी है। क्या कारण है, तो भगवान भोलेनाथ। और ये जो अभी हमने आपको एक माइथोलॉजिकल व्यू बताया, सिर्फ एक समझाने के लिए, मेरी भी देवताओं में आस्था है, मैं बहुत मानता हूँ, आपको समझाने के लिए, और कहीं न कहीं सही भी लगता है, कहीं न कहीं ये व्यू गलत आप नहीं कह सकते। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवन्ति विकाराश्च अपरिसंख्या पर अपरसंख्या तत्र यथा त्रिदोष प्रकोप, मतलब त्रिदोष कोप के कारण, यानी वात पित्त और कफ तीनों दोषों के प्रकोप के कारण 20 प्रकार के प्रमेय, यहाँ पे विंशति प्रमेय बता रहे हैं, 20 प्रकार के प्रमेय चरक बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, तो 20 प्रकार के प्रमेय यहाँ पे संख्या बता दिया। जिस प्रकार त्रिदोष का प्रकोप प्रमेय को उत्पन्न करता है, उस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या किया जाए, ठीक है। निदान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिकित्सा में प्रमेय, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है निदान। इस शरीर में निदान, दोष और दूष्य। निदान क्या होते हैं, कारण, जो भी हमने आपको एक श्लोक धड़ाधड़ बताया है वो कारण हो गए। उन कारणों से क्या होता है, वात पित्त कफ, ये जो दोष होते हैं ये प्रकोपित हो जाते हैं। और जो दूष्य होते हैं, रसा श्री मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र मल मूत्र स्वेद आदि, इन दूष्यों को दूषित करते हैं, अर्थात न्यूनता या अधिकता से विकार विघात भाव, इसको याद रखना है आपको। और क्या है, रोग उत्पत्ति न होने में विकार विधात कम भाव, क्या है, अभी आगे हम लोग चर्चा इस पर करेंगे। इस प्रकार निदान, दोष, दूष्य की न्यूनता से 4 प्रकार की विशेषता होती है। क्या क्या है, विकार का न होना, देर से होना, यहीं पे हम लोग रहते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। निदान का सेवन जो होता है और दोष दूष्य की प्रकृति के आधार पे, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि रोग की उत्पत्ति यानी डायबिटीज की उत्पत्ति 4 प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। रोगों का सर्वथा न होना, या तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कब होगा ऐसा, जहाँ तक मैं अपनी बात अगर स्पष्ट करूं, या तो रोगी बलवान होगा, या दोष जो है कम प्रकोपित हो गया, अल्प, ठीक है ना, अल्प अगर विचलित होगा दोष जो है,
तो वहां पे क्या होगा, रोग का सर्वथा न होना, रोग वहां पे उत्पन्न नहीं होगा। चिरेण च विकार जन्म, दोष जो हैं प्रकोपित हो जाएंगे और विकार को देर से व्याधि उत्पन्न होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। हम लोगों ने एक जब निदान पढ़ा था तो उसमें सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे हम विप्रकृष्ट समझ सकते हैं कि चिरेण च विकार जननम, जो विकार या व्याधि को देर से उत्पन्न करे। तीसरा यहाँ पे देखिए क्या है, अणु विकार जननाना, सूक्ष्म रूप से रोग उत्पन्न करेगा। रोगी थोड़ा सा बलवान है तो यहाँ पे तीसरा क्या बताया कि अणु विकार जनना, मतलब सूक्ष्म रूप से व्याधि का जो बल रहेगा वो अल्प मात्रा में रहेगा। असर्वलिंग विकार जननम, रोगों के कुछ ही लक्षण को उत्पन्न करे, सारे लक्षण जितने बताए गए हैं वो उत्पन्न न हो। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। दोष, दूष्य और निदान के आधार पे, सिर्फ प्रमेय की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी व्याधि ये चार विशेषताएं हो सकती हैं। कोई भी व्याधि होगा ये चार विशेषताएं हो सकती हैं। या तो व्याधि उत्पन्न बिल्कुल ही नहीं होगी, या तो देर से उत्पन्न होगी, या बहुत अल्प मात्रा में होगी, या उत्पन्न तो होगी लेकिन सारे जितने के जितने लक्षण बताए गए हैं वो सारे लक्षण उसमें उत्पन्न नहीं होंगे। ये हमने आपको बताया। फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सप्तक गण। ये सप्तक गण जो होता है ये कृमि के लिए आया है विमान स्थान में, ठीक है। विमान स्थान में चरक में सप्तक गण प्रयोग किया है तो वो कृमि के लिए है। और सप्त द्रव्याणी अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कुष्ठ के लिए। जहाँ सप्त द्रव्याणी है ये कुष्ठ में आया है। सप्तक गण कृमि के लिए आया है। सप्तको अयन, ये शब्द जो है शोध के उपद्रव में आएगा। शोध के 7 उपद्रव बताए गए हैं तो वहां पे सप्तको अयन। और एक आया है सप्त धातुवा, ये शब्द जो आया है विसर्प में हम लोग पढ़ेंगे। ये सप्तक करके जो 4 जगह चीजें आई हैं वो आपको याद होना चाहिए। सप्तक गण, सप्त द्रव्याणी, सप्तको अयन और सप्त धातुवा। सप्त धातुवा विसर्ग। ये पेज थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ये वही जो अभी हमने आपको बताया रोग उत्पत्ति का क्रम वही है। अच्छा हुआ इस पेज में कुछ है नहीं है, सर जो ब्लर्ड हो गया था। हाँ देखो, चरक चिकित्सा यानी प्रमेह चिकित्सा का ये श्लोक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम बता रहे हैं कफः सपित्तश्च पित्तः पवनश्च दोषा, यानी कि 3 दोष होते हैं, कफ पित्त पवन। आपने देखा सबसे पहले कौन सा, यहाँ पे बात नहीं है कौन सा दोष पहले रखा, कफ को रखा, क्योंकि मुख्य दोष क्या होता है प्रमेय में, कफ ही होता है, ठीक है ना। कफः सपित्तः पवनश्च दोषा। अब इसके बाद दूष्य बताया गया है, और एक और बता दें, इन दूषियों को भी क्रम से रखा गया है। ये क्रम आपको पता होना आवश्यक है, इसीलिए श्लोक जरूर याद रखिएगा। कफः सपित्तः पवनश्च दोषा, मेदो अस्त्र शुक्र अंबु वसा लसिका मज्जा रस ओज। और पिशित यानी कि मांस। मेद हुआ, अस्त्र दूसरा हुआ, शुक्र तीसरा हुआ, अंबु वसा लसिका, ठीक, मज्जा रस ओज और मांस, ये जो है प्रमेय के दूष्य हो गए। और इस तरीके से 20 प्रकार के प्रमेयों की उत्पत्ति होती है। तो प्रमेय के दोष और दूष्य अगर पूछा जाए तो आपको यही श्लोक रखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो मेद पहले नंबर पे है और पिशित यानी मांस को बोलते हैं पिशित, वो सबसे लास्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने चिकित्सा का था, यहाँ पे हमने आपको बता दिया। प्रमेय के निदान, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है हायनक चीन उद्दालक, ये कुछ खाद्य चीजें हैं, ये कुष्ठ के निदान में भी आए हैं, ठीक है ना। अगले चैप्टर में कुष्ठ के निदान में भी ये मिलेंगे और प्रमेय के निदान में भी चरक ने बताया है। तो याद रखिएगा, निदान, दोष और दूष्य, पीछे जो अभी स्टार्टिंग में आया है, तो निदान, दोष और दूष्य अपनी विशेषता से कफ जन्य प्रमेयों को शीघ्र उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे हायनक, यव, चीन, उद्दालक वगैरह वगैरह कई चीजें हैं यहाँ पे। तो हायनक, उद्दालक ये सब याद रखिएगा। और जो जो हम आपको बता रहे हैं वो देख लीजिएगा। नूतन मटर इम्पोर्टेंट है, उड़द की दाल मांस जो है वो इम्पोर्टेंट है।
ग्राम में आनूप और औदक मांस, अभी हमने चिकित्सा वाला जो श्लोक बताया है, ग्राम में औदक आनूप रस पयांसी, वो इम्पोर्टेंट हुआ। पिष्टान्न, पिष्टान्न इम्पोर्टेंट है। खीर, इक्षु, इक्षु विकार कोई भी होगा, इक्षु विकार का मतलब ईख से बनी हुई चीजें, चाहे वो शर्करा हो चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो, मीठी चीजें कोई भी हो। नूतन मध्य, नूतन मध्य जो है, और मंदक दधि, मंदक दधि वो आप जानते हैं कि मंदक दधि जो होता है अभिषंदकारी होता है, ठीक है ना, कफ वर्धक होता है। कोई भी मधुर पदार्थ होगा, ठीक है ना। नए अन्न के सेवन से, हमने आपको बताया अभी, नवान्न पानन गुण वैकृतम, नए अन्न का सेवन अगर आप करते हैं, और विहार में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम का त्याग कर देंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, आप बिल्कुल आराम तलब हो जाए, व्यायाम बिल्कुल न करें, एक्सरसाइज कोई भी कसरत न करते हैं, तो वो क्या है, आप डायबिटीज की तरफ बढ़ेंगे, उसका निदान है। अधिक निद्रा, बहुत ज्यादा सोने से क्या होगा, कफ बढ़ेगा, और पहला ही दोष कफ है, कफ पित्त पवनश्च दोष। लेटना बैठना और भी जो ऐसे कार्य हैं, कफ मेद और मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, ऐसा करने से क्या होता है, कफ मेद और मूत्र, देखिए आया हुआ है, श्लेष्म मेदो मूत्र संजनन। यहाँ पे अब ये इन्होंने क्यों लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन याद रखिएगा, इन निदानों के सेवन से श्लेष्म मेद मूत्र की उत्पत्ति अधिक हो जाती, मतलब मेद बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा और मूत्र। तो प्रमेह का एक लक्षण बताया गया है, प्रभूत आविल मूत्रता, लिख लीजिए, प्रभूत आविल मूत्रता, प्रभूत आविल मूत्रता। डायबिटीज के पेशेंट में आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि रात में कितनी बार पेशाब जाता है ना, यानी कि इस व्याधि में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। प्रभूत मतलब बार बार, आविल मतलब डर्टी, गंदला, मूत्र त्याग करता है रोगी, तो इसका लक्षण है इसका, ठीक है ना। प्रभूत आविल मूत्रता, कफ बढ़ेगा, कफ यानी कि मुख्य दोष है, बढ़ रहा है। मेद, दूष्य जो है, पहला दूष्य क्या था, मेद था, इसमें भी वृद्धि होगी, बहुत स्थूलता। इन प्रमेहों में सामान्य गुण दोष कफ और सामान्य गुण दोष दोष्यादि मेदादि, मेदो अश्र शुक्र वसा लसिका मज्जा रसोजा पिष्ट चतुष्या कुपित एवं दुष्ट होते हैं, अतः प्रमेहों में प्रधानता कफ की होती है, इसलिए सर्वप्रथम कफ प्रमेह का वर्णन करेंगे। मतलब कि जो तीन दोष होते हैं, है तो त्रिदोषज व्याधि, लेकिन इसमें भी जो कफ है वो डोमिनेंट है, मुख्य दोष जो है इसमें कफ ही रहेगा। ये श्लोक बहुत पूछा जाता है, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा किसके लिए है, BDS लिखा हुआ हमने, हम भी यूजी में आपके लेवल में थे, तुमको नहीं आता तो BDS, बहु द्रव श्लेष्मा दोष विशेषण, प्रमेह में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेषण, जैसे लिखा है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषण। बहुबद्धम मेदो मांसम शरीर क्लेद, बहुत ढीला मेद मांस शरीर जन्य क्लेद शुक्र रक्त वसा मज्जा लसिका और ओज नामक रस, ये दूष्य है। इसको न याद करके जो अभी ऊपर वाला जो श्लोक था उसको आप ज्यादा अच्छे से, तो याद ज्यादा बढ़िया लगा। ये इस श्लोक को आप याद करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी काम देगा आपको, और यही ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। इसमें सारे के सारे दोष और दूष्य क्रम से हैं, तो ये याद करिएगा, इसमें आपका दोष और दूष्य दोनों आ जाएगा, ठीक। वो क्रम से है, वो सारे के सारे क्रम से बताएगा। तो प्रमेय में 3 दोष होते हैं और दूष्य 10 होते हैं, याद रखिए। दोष कितने, 3, और दूष्य कितने होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, अस्थि लिख के हमने क्रॉस कर दिया है, यानी कि अस्थि दूष्य नहीं होता है प्रमेय में, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, इन तीनों निदान दोष और दूष्य के भेदों का एकत्र सम्मेलन होने पर पहले बहुत अधिक होने से शीघ्र ही कुपित हो जाता है। प्रकुपित हुआ कफ, यानी कि
निदान सेवन करने से सबसे पहले आपका कफ प्रकोपित हुआ, शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है, और मेद के बहुत और शिथिल होने से मेद के अधिक समान, यानी कफ के गुण और मेद के गुण लगभग लगभग समान होते हैं। अभी जितना हमने आपको बताया सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा, मेद का गुण और कफ का गुण लगभग समान होता है। तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार, सामान्य विशेष जो सिद्धांत था, सामान्य के अनुसार अगर आप कफ वर्धक आहार का सेवन कर रहे हैं, कफ बढ़ेगा। अगर कफ बढ़ेगा तो मेद भी बढ़ेगा, क्योंकि कफ और मेद के गुण समान होते हैं। ठीक है ना, वही लिखा हुआ, मेद के बहुत अधिक शिथिल होने से मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैलकर मेदा के साथ पहले मिलकर विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित करता है। दो रीजन हमने बताए हैं, एक जो सामान्य सिद्धांत के अनुसार अगर कफ बढ़ रहा है निदान के सेवन से तो वो मेद को भी बढ़ाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि अपने गुणों में समानता होने के कारण वो सबसे पहले किसको दूषित करेगा, मेद को दूषित करेगा। ठीक है ना, विकृत हुआ कफ मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध बढ़ाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेद और मांस, ये निदान की बात हो रही है। चिकित्सा में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे हम लोग, जो भी हमने आपको श्लोक बताया है। कफ मेद के गुण समान हुए, कफ मेद को दूषित करेगा, मेद के साथ साथ मांस भी दूषित होगा, मेद और मांस दोनों बढ़ेंगे, शरीर में क्लेद भी बढ़ेगा, शरीर में क्लेद की भी वृद्धि होगी। दोबारा गर्म कर लो, दोबारा गर्म, बेकार है, दोबारा गर्म कर लो। लिखिएगा, चार्ट बनाइए। आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आइए। देखिएगा, मधुमेह संप्राप्ति चक्र, मधुमेह संप्राप्ति चक्र लिखिएगा, श्लेष्मा कौमा मेदवर्धक आहार विहार सेवन, श्लेष्मा मेदवर्धक आहार विहार सेवन, एरो बनाइएगा आगे, कफ प्रकोप, कफ प्रकोप, एरो बनाइए, मेदो वृद्धि, मेदो वृद्धि, मेदो वृद्धि, एरो बनाइए, स्थौल्य, स्थौल्य, एवं अग्निमांद्य, एवं अग्निमांद्य, अग्निमांद्य, एरो बनाइएगा, मार्ग आवरण, मार्ग आवरण,
मार्ग आवरण, एरो बनाइएगा। वात प्रकोप, वात प्रकोप, वात प्रकोप, एरो बनाइए। ओज दुष्टि, ओज दुष्टि, ऑब्लिक करिएगा। प्रभूत आविल मूत्रता, ऑब्लिक करके लिखिएगा। बस्ती स्थान संशय, बस्ती स्थान संशय, एरो बनाइएगा। हेलो प्रभु, हाँ क्या हुआ? सर। सर ओस दृष्टि के बाद क्या बोला आपने? ओज दुष्टि के बाद हमने बोला है बस्ती स्थान संश्रय, बस्ती स्थान संश्रय। सर ऑब्लिक में एरो ऑब्लिक, के बाद बोला ऑब्लिक, था। ऑब्लिक, ओज दुष्टि ऑब्लिक बस्ती स्थान संश्रय, ओके सर। एरो बनाइएगा। प्रभूत आविल मूत्रता, प्रभूत आविल मूत्रता, प्रभूत आविल मूत्रता, ऑब्लिक ओज क्षय, ऑब्लिक ओज क्षय, एरो बनाइएगा। प्रमेह ऑब्लिक मधुमेह, प्रमेह ऑब्लिक मधुमेह, ये हो गया। एक अलग से लिखिएगा। मेद दुष्टि, अलग से लिखिएगा। ये मेद दुष्टि, एरो बनाइए। एरो के ऊपर लिखिएगा मांस दुष्टि, मेद दुष्टि, एरो के ऊपर मांस दुष्टि, एवं पीडिका उत्पत्ति, एवं एरो के ऊपर ही पीडिका उत्पत्ति, एरो के आगे लिखिएगा शरीरज क्लेद की दुष्टि, शरीरज क्लेद की दुष्टि, हो गया। इसके बाद लिखिएगा संप्राप्ति घटक, लिखिएगा दोष, दोष में लिखिएगा द्रव श्लेष्मा प्रधान त्रिदोष, द्रव श्लेष्मा प्रधान त्रिदोष, द्रव श्लेष्मा प्रधान त्रिदोष, कामा अपान एवं व्यान वायु, अपान एवं व्यान वायु, दूष्य लिखिएगा अबद्ध मेद, अबद्ध मेद, अबद्ध मेद, कामा मांस, मांस, क्लेद, क्लेद, शुक्र, शोणित, शोणित, वसा, मज्जा, लसिका, लसिका, रस एवं ओज, रस एवं ओज, रस एवं ओज, क्लियर। फिर लिखो स्रोतस। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए ढंग से पढ़ना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना, 10 बार बताएं।
स्रोतस में लिखिएगा इसमें मूत्र वह एवं मेदो वह स्रोतस, मूत्र वह एवं मेदो वह स्रोतस। स्रोतो दुष्टि प्रकार में लिखिएगा, स्रोतो दुष्टि प्रकार क्या होगा बताइए, अपने से कुछ गेस करिए। प्रभुत आविल मूत्रता हो रहा है मतलब अति प्रवृत्ति, तो लिखिएगा अति प्रवृत्ति एवं संग, अति प्रवृत्ति एवं संग। एक और लिख लीजिएगा प्रमेहो अनुषंगिणाम, प्रमेहो अनुषंगिणाम, चरक सूत्र 25-40, प्रमेहो अनुषंगिणाम, चरक सूत्र 25 का 40वां श्लोक है। सर इसको डिफाइन कर दीजिए। अभी कहानी बताई तो थी अनुषंगिणा, अनुषंगी मतलब कि जेनेटिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुसरण करता है। अभी शिव जी की गणेश जी की कहानी वही तो बताया है बच्चा, नहीं सुना था क्या शुरू में? ओ, सर सुना था। ओके सर वही समझ है। गए। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट सामान्य लक्षणम तेषाम, सामान्य लक्षणम तेषाम, सामान्य या सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता, प्रभूत आविल मूत्रता मतलब लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण प्रभूत बार बार, आविल गंदला या डर्टी, मूत्रता बार बार गंदला मूत्र त्याग करना। प्रभूत आविल मूत्रता अष्टांग हृदय निदान 10, अष्टांग हृदय निदान 10। एक चीज और लिखिए, प्रमेय की निरुक्ति स्टार्टिंग में लिखिएगा, प्रमेय की निरुक्ति। थोड़ा सा मेहनत करिएगा, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अब लिख ले जाओ। प्र प्र प्लस प्रधन प्लस मिह क्षरणे, मिह क्षरणे म में छोटी की मात्रा, मिह क्षरणे क्षत्रिय वाला छ रहेगा, प्र प्लस मिह क्षरणे प्लस करणे, करणे रामायण वाला अड़, करणे, करणे इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा धन, ध लिख के ईय जैसे बनाते हैं ना, च छ ज ज ईय, करणे धन, वो ईय बना के ईय के नीचे हलंत लगा दीजिएगा। अगली क्लास में हम बोर्ड की व्यवस्था करेंगे, है रखा हुआ है तो रखे रहेंगे उसको। करणे धन प्र प्लस मिह क्षरणे प्लस करणे धन प्र उपसर्गक, प्र प्र उपसर्गक, प्र उपसर्गक मिह क्षरणे, मिह क्षरणे दोबारा लिखिएगा, मिह क्षरणे, मिह क्षरणे अर्थात मिह धातु से, मिह धातु से, मिह धातु से घ प्रत्यय, घ से घड़ी, घ प्रत्यय लगने से, मिह धातु से घ प्रत्यय लगने से प्रमेय शब्द बनता है। इंपॉर्टेंट है प्रमेय की निरुक्ति।
आइए यहीं पे जहां हम लोग थे, फिर आइए निदान पे। अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो संतर्पण और अवतर्पण दो प्रकार के प्रमेय पढ़ेंगे। एक आप मॉडर्न में देखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो संतर्पण कारक जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, और अवतर्पण जन्य जो होते हैं डायबिटीज, वो इंसुलिन डिपेंडेंट वाले अवतर्पण जन्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, संतर्पण जन्य और अवतर्पण जन्य। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे सहज प्रमेही क्या होते हैं, जातज प्रमेही क्या होते हैं, है ना। तो जो हेरिडिटरी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्रमेय अनुषंगी, वो बेसिकली वो सहज प्रमेही है। वो क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है उसको सहज प्रमेही, जो माता पिता से गेन करता है बच्चा, उसको सहज प्रमेही कहते हैं। तो हम लोग इसको चिकित्सा वाले प्रकरण में उत्तरार्ध में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी हम लोग निदान पे सीमित रहें। काफी कुछ तो हमने आपको निदान से बाहर भी बता दिया है। अब आती है बात संख्या की। देखो, विकृत होने से कफ, मांस के दूषित होने से मांस में शराबिका कक्षपिका, हमने आपको पीड़िका लिखाई है, अभी लिखाई है ना, मांस के साथ पीड़िका लिखाई है। तो बच्चा जैसे हमने आपको लिखाया है बिल्कुल वैसे ही आपको ये सब्जेक्टिव फॉर्म में कहानी लिखी गई, जैसे हमने आपको लिखाया है फ्लो चार्ट, वैसे ही आपको बनाना है। उत्पन्न होने से मूत्र व स्रोतों के मेद क्लेश से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है, हमने आपको वहां पे अवरोध लिखाया था कुछ। इसके बाद प्रकृति विकृत स्वरूप होने से प्रमेयों को उसकी स्थिरता या असाध्यता को उत्पन्न करता है। अब वो क्या कह रहे हैं, साध्यता असाध्यता क्या है, हम लोग आगे बात करेंगे। संप्राप्ति हमने आपको एक बता दी है, वही याद करिएगा, ना इधर ना उधर, मोटा मोटा याद करिएगा। अभी आपको जो 20 प्रमेय बताए गए हैं, कफ फिर पित्त फिर वात, 10 6 4, 10 कफज प्रमेय होते हैं, 6 पित्तज प्रमेय होते हैं और 4 वातज प्रमेय होते हैं। अभी आपके टिप पे याद हो जाएगा, ठीक है ना। 7:49 हो रहा है, अगर आपका समय समाप्त हो जाए तो बता दीजिएगा, किसी का मैस का खाने का टाइम हो जाए बता देना, भूखे मत सोना। आइए हम लोग बात करते हैं 20 प्रमेयों के बारे में। कहाँ बात करेंगे, ये लास्ट में चार्ट बना हुआ है, देखिए, है ना। तो ये कफज प्रमेय देखिए विभिन्न आचार्यों के अनुसार है, ठीक है ना। तो याद करने के लिए बता रहे हैं। पहले देखिए, सा सा से दो होगा, एक सांद्र प्रसाद में होगा और एक सांद्र में होगा, मिला। सा सा सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में। फिर सी से दो होगा, देखना, सा सा सी सी, सी से क्या है, शीत में है और सिकता में। जैसे बता रहे हैं वैसे रटो, और कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल जाएगा रटने के लिए। सा सा सी सी, सु से कौन सा है, शुक्र में है, सा सा सी सी सु सु, मिला। 6 याद हो जाएंगे, सा सा सी सी सु सु। सा से सांद्र में, दूसरे से सांद्र प्रसाद में, सी से सिक्ता में, दूसरे सी से शीत में, एक सु से शुक्ल में, दूसरे सु से शुक्र में। 6 याद करा दिया हमने। बचता क्या है, आलाल में, उदक में, इच्छ बालिका और शनय में, ठीक। पता नहीं क्या ऐसे कुछ बनाया था उदय ने, बालिका को आला जो हम लोग लगाते हैं ना, शनय में कुछ ऐसे करके बनाया था। तो हमने आपको एक हिंट दिया, हम देखते हैं आप किस तरीके से ट्रिक बना पाते हैं। बाकी जो 4 बच रहे हैं, सा सा सी सी सू सू करके, उसके बाद आप बनाइएगा, देखते हैं आप कितने सक्षम हैं, ट्रिक बनाने की कोशिश करिएगा। जो हमको बताना है यहाँ पे वो हम बता दे रहे हैं आपको। सर आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज आ रही कि नहीं सबको? अच्छा, ये यस सर, आ रही है। सर आज सात नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है सर। नहीं हो रही है, हमको नहीं हो रही है, पढ़ाएंगे कुछ सर नहीं। हम, मेरा तो कुछ सुनाई नहीं दिया, आधा कट देखो गया है। देखो बच्चा, क्या है कि बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु चल रही है, गड़बड़ी तो होता रहता है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना। लेक्चर यूट्यूब पे डाल देंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेना जो छूटा रहेगा,
है ना, यूट्यूब पे क्लियर रहेगा, वहाँ नहीं गड़बड़ रहेगा। तो फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये तो 10 जो है चरक के अनुसार हो गए, सा सा सी सी सू सू, और उदक में, आला में, पालिका वाला है, और क्या है शनय में। शनय मतलब जल्दी जल्दी मूत्र त्याग करना, शनय का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, ठीक। आलाल में, हाँ हम ये बता रहे थे चरक में, सॉरी सुश्रुत में क्या नहीं है, लाल में है। आलाल में को अगर हम लाल में है पढ़ें, यानी कि सुश्रुत में शीला नहीं है, हमने ऐसे याद किया, सुश्रुत में शीला जी नहीं है, उनकी जगह शीला जी फेल हो गई। सुश्रुत में शीला फेल हो गई, मतलब पेन में और लवण में एक्सपायर्ड हो गया सुश्रुत में, और हटाया गया, इन्होंने शीला जी को हटा के फेल ले आए, पे से पेन, ल से लवण, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सांद्र सुरा की पिटाई, ये याद रखिएगा, सांद्र सुरा की पिटाई, यानी कि शुक्ल में की जगह पे पिष्ट में हो गया है, मतलब वही जब उसका अर्थ हम लोग पढ़ते हैं तो शुक्ला जी केवल और केवल चरक में थे, बाकी सभी ने पिष्ट में है, ठीक। देखिए शुक्ला जी खाली चरक में है, बाकी सब का नाम जो है, बाकी सब में शुक्ला जी की जगह पिष्ट, मतलब जैसे आटे को पीस देते हैं बारीक, उसको पिष्ट बोलते हैं। पिष्ट में ये हो गया शुक्ल में, तो शुक्ल में चरक में, बाकी सभी आचार्य के अनुसार उसको पिष्ट में कहा गया। और सांद्र प्रसाद में की जगह, प्रसाद की जगह सुरा, भाई भगवान का प्रसाद था, भगवान की प्रसाद की जगह लोग सुरा में चले गए, सुरा में, तो ऐसे याद करिएगा तो याद रहेगा भाई। सुरा में सभी ने बताया है किसकी जगह, सांद्र प्रसाद में की जगह, शुक्ला जी की जगह सबने क्या बताया है, पिष्ट में, है ना, तो याद रखिएगा इसको। और सुश्रुत में शीला जी नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया है, फेल आ गया है। कैसे याद करेंगे, याद करिएगा। फिर इसके बाद पित्तज प्रमेय कैसे याद करेंगे, कामच्छा हरणी, क्या बोला हमने, कामच्छा एक माई होती है, दर्शन करने जाते हैं कामच्छा देवी, तो कामच्छा हरणी, दुख हर लेती है हरणी, कामच्छा हरणी लिख लो, बाद में याद रहेगा। का से काल में है, म से मंजिष्ठ में है, छा से छार में है, ह से हरिद्र में है, र से रक्त में या लोहित में, और नी से नील में है। तो सबके पहले पहले शब्द से आप लिख सकते हो कामच्छा हरणी, कामच्छा हरणी। सुश्रुत का हो जाता है अमच्छा हरणी, अमच्छा हरणी। इससे क्या होता है कि हमको ये भी याद रहता है कि सुश्रुत में किसकी जगह क्या मान लिया है, तो काल की जगह अम्ल में माना है सुश्रुत में, तो अमच्छा हरणी, कामच्छा हरणी, अमच्छा हरणी। काल में है, मंजिष्ठ में है, क्षार में है, हरिद्र में है, रक्त में है या लोहित में है, और नील में, ठीक। हम वम, हमने क्या बोला, हम वम, ये बात है चार प्रमेय, हस्त में है, मज्जा में है, वसा में है, मधु में है। हम वम, हम तुम होता है ना, तो हम वम कर दो ना, वैसे भी संस्कृत में त्वम माने तुम होता है, तो हम वम, ह से हस्ति में है, म से मज्जा में है, व से वसा में है, और चौथे म से मधु में, ठीक है। तो हमने आपको 10 प्रमेय के, कफज प्रमेय के, 6 पित्तज प्रमेय के, और 4 वातज प्रमेय के नाम बताए, ठीक। एक चीज और लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, कफज प्रमेय में लिखा हुआ है साध्य होता है समक्रियत्वाद होने के कारण, ठीक है, यानी कि जो कफ होता है उसका गुण धर्म जो मुख्य दूष्य होता है कौन, मेद, दोनों के गुण धर्म समान होते हैं, तो हम जब कफ की चिकित्सा करेंगे तो मेद की भी चिकित्सा हो जाती है, यानी कि दोष और दूष्य की चिकित्सा एक जैसी, क्लियर है। दोष कफ है, दूष्य मुख्य क्या होता है, मेद होता है प्रमेय में, तो कफज प्रमेय में दोष और दूष्य की चिकित्सा समान होने से, समक्रियत्वाद का मतलब यही है, समान चिकित्सा होने से किसकी,
दोष और दूष्य की चिकित्सा समान होने से, समक्रियत्वाद होने से कफज प्रमेह साध्य होता है। क्लियर? फिर इसके बाद देखिए आप, विषम क्रियत्वाद कौन है? पित्तज प्रमेह। इसको असाध्य नहीं, याप्य कहा है, याप्य कहा है। दोष क्या है यहाँ पे? पित्त है। दूष्य क्या है? वही मेद है। मुख्य दूष्य क्या है? मेद है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए बोला है कि विरुद्ध है, विरुद्ध उपक्रम। एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो इस तरीके से विषम विरुद्ध उपक्रमवाद, इस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है? तो जो पित्तज प्रमेय होता है, विषम क्रियत्वाद या विरुद्ध उपक्रमवाद होने की वजह से वह याप्य होता है। और तीसरा जो होता है वातज प्रमेय, जिसमें ओज का क्षय होता है, ठीक है ना, ओज का क्षय होता है, वो असाध्य होता है। आगे बढ़ा के हम उसको भी दिखा देते हैं आप। उसको बोलते हैं महात्यायिक। महाआत्यायिक होने की वजह से, महाआत्यायिक बहुत अधिक कष्ट देने की वजह से वातज प्रमेय असाध्य होता है। ठीक? तो विरुद्ध उपक्रमत्वाद दोनों में है, पित्तज में भी है और वातज में भी है। समक्रियत्वाद किस में है? केवल और केवल कफज में है, इसलिए जो कफज प्रमेय है वो साध्य है। ठीक है? तो हम वम ये चरक ने बताया है, सुश्रुत में सर्पी में आ गया है मज्जा की जगह पे। मधु का एक पर्याय छौद्र होता है, तो मधुमेह में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, मधुमेह को उन्होंने छौद्र में कर दिया है। बस खाली देखने वाली बात यह है कि मज्जा मेह की जगह पे सर्प मेह बता दिया है। और यह क्या है? असाध्य है, महाआत्यायिक होने की वजह से। याद रखिएगा, विरुद्ध उपक्रमत्वाद दोनों के लिए बताएंगे, पित्तज और वातज के लिए भी, और समक्रियत्वाद सिर्फ और सिर्फ कफज के लिए बताएंगे। एक साध्य हुआ, एक याप्य हुआ, और तीसरा यानी वातज वाला जो है असाध्य हुआ। इसीलिए जो डायबिटीज आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं, मधुमेह है। मधुमेह को कभी भी प्रमेय नहीं कहेंगे। मधुमेह जो है प्रमेह का एक भेद है, वो भी वातज प्रमेह का। आज की बात कभी भी आप डिफरेंस हमेशा याद रखना कि जो डायबिटीज हम लोग आजकल बात करते हैं मधुमेह, वो टोटल प्रमेय नहीं है, वो प्रमेय का एक पार्ट है, यानी कि वातज प्रमेय है, जिसको चरक ने असाध्य बताया है। असाध्य क्यों है? दोष दोष की चिकित्सा बिल्कुल विपरीत होने की वजह से। इस पे हम लोग कल डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज ये जो था प्रमेय का पहला पार्ट था। प्रमेय हम लोग 3 लेक्चर में समाप्त करेंगे। सर। हाँ बताइए सर एक सर प्रश्न सर, हमने इसके पहले सर चैप्टर में पढ़े थे सर, रक्त पित्त एक सर टॉपिक पढ़ाए थे जब आप,